नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम एक और नया सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। आज के सेशन में हम बात करने वाले समस्थिति सिद्धांत पर। जी हाँ, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी क्या होता है, इस पर हम पूरे विस्तार से और एकदम व्यवहारिक रूप से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और एकदम आसान से आसान शब्दों में आसान भाषा का प्रयोग करते हुए इस पूरे सिद्धांत को भली भांति और व्यवहारिक रूप से इस प्रकार समझेंगे ताकि एग्जाम में सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आपके जीके के लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्राट और एरी साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं समस्थिति को लेकर के या भू संतुलन को लेकर के, उस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेशन में जो है मैक्सिमम जो भी सेशन जितने भी आ रहे हैं वो सब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में आ रहे हैं। मतलब जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वो दोनों ही माध्यम में प्रोवाइड कर रहा हूं। इन सब के अलावा प्लेलिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है जो YouTube के अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिल पा रहे हैं। पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर आप किसी भी सब्जेक्ट को निशुल्क रूप से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना होगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी प्री प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट करना चाहिए। प्रज्ञान हिंदी क्या है, तो ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मेरे ही द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की डिटेल में आप लोगों के लिए तैयारी करवाई जा रही है, वो भी निःशुल्क रूप से। क्लियर है? तो आइए अब बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है और इसमें अभी तक आपकी जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट आज से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं समस्थिति सिद्धांत, मतलब कल वाले सेशन से हम यूनिट थर्ड को स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये पूरे 5 यूनिट तक का पूरा सेशन था, सिलेबस था आप लोगों का। चलिए अब हम आ चुके हैं टेबल ऑफ कंटेंट वाली स्लाइड पर। क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ये मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप प्रारंभ से ही मेरी क्लासेस ले रहे हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट वाली स्लाइड से आप भली भांति परिचित हैं। इसमें हम वो सभी कंटेंट को देखने वाले होते हैं जो हम इस लेक्चर में अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम 4 बातों पर विशेष फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये समस्थिति सिद्धांत होता क्या है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ है, कि जिस समस्थिति की हम बात कर रहे हैं या जिस संतुलन की हम बात कर रहे हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किन परिस्थितियों में हुआ है। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्राट साहब के द्वारा दिए गए इस भू संतुलन के मत के बारे में, और इसी प्रकार से हम एक और मत पर डिस्कस करेंगे जो एरी साहब के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? तो सामान्य तथ्य है कि 4 पॉइंट हैं आपके कंप्लीट इस टॉपिक को समझने के लिए। चारों पर एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्याख्या को। व्याख्या में क्या होगा? व्याख्या में हमें इस समस्थिति को समझना होगा कि जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये सिद्धांत दिया किस लिए गया है। तो दोस्तों मैं यहां पर दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले थ्योरेटिकल लैंग्वेज होगी जो आपकी एग्जाम में आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगी, और यही आपको रिवीजन के लिए नोट्स दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। और इसी के तुरंत बाद में मैं आपको साथ ही साथ में व्यवहारिक रूप से भी समझाते हुए चलूंगा, व्यवहारिक भाषा में समझाते हुए चलूंगा, ताकि आप थ्योरेटिकल रूप में भी समझ जाए और व्यवहारिक रूप से भी टॉपिक एक्चुअल में क्या है उसे भी समझ जाए। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा लेक्चर को, तो ही आप पूरी कंप्लीटली बहुत आसानी से समझ जाओगे। चलिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि धरातल पर, पृथ्वी की भूपरपटी पर या धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, सागर, महासागर या द्वीप जैसे कई अलग अलग भू आकृतियां विद्यमान होती है। ठीक है? पृथ्वी के धरातल पर कई प्रकार के पर्वत हैं, कई पठार हैं, मैदान है, कहीं पर झीलें हैं, कहीं सागर है, कहीं द्वीप है। तो अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां इस पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है। और सबसे खास बात यह है कि हर एक आकृति जो है सभी से एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब सभी में पर्याप्त भिन्नता है। जैसे मैदान पठारों से अलग होते हैं, झीलें सागर से अलग होती हैं, तो सभी में भिन्नता है। भिन्नता होने के बावजूद ये आकृतियां किसी न किसी प्रकार से तो संतुलित है। समझिएगा यहां पर कि इस धरातल पर सभी आकृतियां अलग अलग है, उसके बावजूद ये संतुलित है। कभी आपने ऐसा देखा है कि अभी हिमालय उत्तर भारत के उत्तर में है, कभी आपने सुना है कि हिमालय दक्षिण में पहुंच गया या पूर्व दिशा में पहुंच गया या पश्चिम में पहुंच गया? कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ है ना। जब से हम पैदा हुए हैं और पैदा होने से पहले उनसे पहले भी जो लोग थे उनने भी
हिमालय को उत्तर भारत में ही देखा है तो वो उत्तर भारत में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें संतुलन बना हुआ है, उसमें जो है उसके समस्थिति बनी हुई है, जो स्थिति उसकी थी वही उसकी बनी हुई है। तो आज एक्चुअल में जो सिद्धांत हम डिस्कस करने वाले हैं उस सिद्धांत का सामान्य तथ्य यही है कि पृथ्वी पर जो सामान्य सी आकृतियां हैं उनमें संतुलन बना हुआ है। भले ही सभी आकृतियां अलग अलग जरूर है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत कार्य कर रहा है जिसके अनुसार या जिसके आधार पर सभी आकृतियां अपने अपने आकार को लेकर के संतुलित बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता, कोई सिद्धांत कार्य नहीं कर रहा होता, तो इस वर्तमान में जो भूपटल पर मतलब हमारी इस पृथ्वी के धरातल पर ये सभी जो है संतुलित नहीं होते। वही कहानी होती कि आपको भूमध्य सागर अभी भारत के दक्षिण में है, हो सकता है कि वो आपको पूर्व दिशा में नजर आता, कभी चीन सागर को हटा करके कभी भूमध्य सागर हो सकता था वहां पहुंच जाए। बात समझ रहे हैं ना आपको? तो इस तरह से कोई ना कोई सिद्धांत इसमें कार्य जरूर कर रहा है और इसी कारण से पृथ्वी की जो आकृतियां हैं, अलग अलग आकृतियां, वो स्थिर है, उनमें संतुलन बना हुआ है। अतः जिस नियम के अनुसार ये भू रूप या भू आकृतियां स्थिर है उसे हम भू संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको भू संतुलन कहते हैं। बात समझ आई ना? जिस व्यवस्था के अनुसार धरातल की सभी आकृतियां संतुलित है उसी व्यवस्था को हम भू संतुलन व्यवस्था कहते हैं। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसका एक शाब्दिक अर्थ और समझ लीजिए समस्थिति का। समस्थिति का शब्द आया कहां से? तो इसका जो है समस्थिति को हम अंग्रेजी में आइसोटेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटेसी। और इस आइसोटेसी का निर्माण जो है ग्रीक भाषा के आइसोटेसियास से हुआ है। आइसोटेसियास से हुआ है, ठीक है। और इस आइसोटेसियास का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है समस्थिति, मतलब समान स्थिति, समस्थिति, एक समान स्थिति। बात समझ आई ना? तो ये आपको व्याख्या में या समस्थिति सिद्धांत के परिचय के रूप में आपको ये कंटेंट बहुत हेल्प करेगा लिखने के लिए। बात समझ आई? तो जो आप ग्राफ देख रहे हैं, जो आप पिक्चरें देख रहे हैं, इन हर एक पिक्चर का महत्व होता है इस सिद्धांत में। ये पिक्चरें दर्शाती है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी भू आकृतियां विद्यमान हैं उनमें किस प्रकार से स्थायित्व बना हुआ है। इन सभी आकृतियों को मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं यहां एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम सिद्धांत को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सभी चित्र में आपके सामने रखते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एकदम सटीक रूप से समझ आएगा। तो दरअसल दोस्तों अक्सर ये होता है कि व्याख्या वाला जो प्रथम बिंदु होता है हमारी स्लाइड का, ये कंप्लीट तब समझ आता है जब आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्याख्या वाले जो पॉइंट होते हैं या जो कंटेंट होता है, इसकी बड़ी खासियत होती है कि इसकी स्टोरी जो है ना, जो टॉपिक होता है आपका, टॉपिक की शुरुआत से लेकर के एंड तक की पूरी कहानी बहुत कम शब्दों में यहां पर बयां कर दी जाती है, समझा दी जाती है। तो ये इस पॉइंट को कंप्लीट समझने के लिए आवश्यक है कि आप लेक्चर के एंड तक बने रहें, अंतिम बिंदु तक बने रहें। चलिए अब शुरू करते हैं, हम सेकंड पॉइंट को लेते हैं। सेकंड पॉइंट, ये इंग्लिश में भी कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अब उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक स्लाइड जो है अब आपको इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में मिलेगी, दोनों ही प्रकार मिलेगा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन, कि जिस भू संतुलन सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं इसका प्रतिपादन दरअसल हुआ कैसे, किसने किया। तो जब बात आती है कि इसका प्रतिपादन कब हुआ, कैसे हुआ, तो बात इसकी सीधे भारत पर आती है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत का जो जन्म है ना, सबसे पहले भारत में जब हिमालय का भू सर्वेक्षण किया जा रहा था उस समय हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले कहां हुआ? भारत में हुआ। और कब हुआ था? तो ये जब हिमालय का भू सर्वेक्षण किया जा रहा था उस समय हुआ था। दरअसल 1859 में भारत के भूमापन विभाग के अध्यक्ष थे जिनका नाम था J.H. प्राट साहब। क्या नाम था? J.H. प्राट। कौन थे ये? 1859 में भारत के भूमापन विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने भूमापन करते समय यह ज्ञात हुआ या यह समझा कि हिमालय के पास में दो गांव है, कल्याण और कल्याणपुर और कल्याण। इन दो स्थानों के जो अक्षांश हैं, इन अक्षांशों का अंतर जो है एक समान नहीं आ रहा है। कल्याणपुर और कल्याण के जो अक्षांश आना चाहिए भू आकृति के अनुसार, वो अक्षांश में जितना अंतर आना चाहिए, जितना डिफरेंस आना चाहिए, वो डिफरेंस नहीं आ रहा है। बल्कि डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों अक्षांशों में? 5.236 का, मतलब 5 सेकंड का अंतर आ रहा है, जबकि ये अंतर 15 सेकंड का आना चाहिए।
कितना आना चाहिए था, दोनों गांव के बीच में अंतर 15 सेकंड का आना चाहिए था, जबकि कितना आ रहा है, 5 सेकंड आ रहा है। अब जैसे ही भूमापन हुआ, सारी आकृतियां को मापा गया, विचार किए गए, तो वैसे ही इनमें कंफ्यूजन, बड़ी कंफ्यूजन इनके अंदर क्रिएट हो गई कि यार इतना डिफरेंस कैसे, समझ रहे हो, इतना डिफरेंस कैसे? क्योंकि जो अक्षांश है पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, पूरी पृथ्वी की स्थिति को अक्षांशों के माध्यम से ही नापा जाता है। वो पूरी दुनिया का जो टाइम लेवल है, वो जो टाइम चलता है, वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से चलता है। ये आप भली बात समझते हैं, क्योंकि प्रारंभ में ये पढ़ा चुका हूं, आपको अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। तो 5 सेकेंड का आ रहा है, जबकि 15 सेकेंड का आना चाहिए। तो इन स्थानों में से कल्याण गांव जो है, ये हिमालय पर्वत से केवल 96 किलोमीटर की दूरी पर था। आकर्षण प्रभाव डालने वाले सभी बातों, जैसे कि अक्षांतर, अक्षांतर, देशांतर, ठीक है, ऊंचाई, या कहें कि जो है उनकी भू आकृति की जो बनावट है, उन सभी पर विचार किया गया। तो उस स्थान के आकर्षण की गणना की गई, उस स्थान की आकर्षण की गणना की गई। तो वो जो आकर्षण की गणना थी, गणना और वास्तविक आकर्षण जो था, उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला। इस अंतर का कोई मूल कारण भी ज्ञात नहीं हुआ। समझ गए? यहां पर पहले तो उसको अंतर को मापा गया, अंतर को मापा, जब अंतर को मापा गया तो वो अंतर कुछ ज्यादा ही निकला, ज्यादा निकला। लेकिन ऐसा कोई विशेष कारण भी नहीं था कि ये अंतर एक्चुअल में क्यों आ रहा है। तो इसका कारण ना होने के कारण अब विद्वानों के अंदर एक जिज्ञासा जो है जागने लगी कि एक्चुअल में ये असंगति क्यों है, ये असंगति क्यों है। और इस असंगति का कारण ढूंढने की होड़ में अब सभी विद्वान लग चुके थे, दुनिया के लगभग सभी विद्वान लग चुके थे कि ये अंतर एक्चुअल में क्यों आ रहा है। इस पे आगे बढ़ते हुए जब प्राट साहब ने समस्त पर्वत का, अब उन्होंने क्या किया, कोई ना कोई तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पूरा जो हिमालय पर्वत है उसका घनत्व मान लिया 2.7, क्या मान लिया, घनत्व 2.7। और जब पर्वत का घनत्व 2.7 मान करके उन्होंने गणना की, तो फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने देखा कि पर्वत की जो शीर्ष रेखा है, शीर्ष रेखा का झुकाव उनकी गणना से बहुत कम था। उनकी पर्वत की शीर्ष रेखा का झुकाव जो उन्होंने गणना की थी, उस गणना से बहुत कम था। वही कहानी 5 सेकंड का अंतर, जबकि एक्चुअल में उनकी गणना के अनुसार कितना अंतर आना चाहिए था, 15 सेकंड का, लेकिन अंतर कितना आ रहा था, 5 सेकंड का। बात समझ आई? तो यहां पर उनकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ती गई। तो ये कंफ्यूजन बढ़ने पर अब उन्होंने किया कुछ इस प्रकार की, अपनी स्टडी के जो तथ्य थे उन तथ्यों में उन्होंने चेंजेस किया, चेंजेस करके, और हमारे सामने इस सिद्धांत को समझने के लिए 2 तथ्य रखे, हमारे सामने 2 विकल्प रखे। पहले विकल्प में उन्होंने कहा कि या तो पर्वतीय भाग बहुत ही हल्के पदार्थों से निर्मित है, जो पर्वतीय भाग बना हुआ है, जो पर्वत बने हुए हैं, वो बहुत हल्के पदार्थों से बना हुआ है, अतः उनका घनत्व इतना नहीं है जितना कि हम अनुमान लगा रहे हैं। समझिएगा, यहां पर उन्होंने कहा कि भाई जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो हमारी गणना से बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब ही ये हुआ कि जिन पदार्थों से पर्वत का निर्माण हुआ है, उन पदार्थों का घनत्व बहुत कम है। जितना हम अनुमान लगा रहे हैं, उस अनुमान से कम घनत्व है। और दूसरा विकल्प उन्होंने रखा कि भूपटल के ऊंचे पर्वतों में पदार्थों की अधिकता का संतुलन धरातल के नीचे के पदार्थों के घनत्व की कमी से हो जाता है। क्या ये दूसरा विकल्प उन्होंने कहा कि हमारे धरातल पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उन पर्वतों में पदार्थ अधिक है, तो उन अधिक पदार्थों का संतुलन जो है धरातल के नीचे के जो पदार्थ है उनके घनत्व की कमी से हो जाता है। समझेगा? यहां पर इस दूसरे वाले बिंदु में कहने का अर्थ इनका यह है कि पर्वत के निचला भाग जो पृथ्वी में धंसा हुआ है नीचे, उस धसे हुए भाग का घनत्व बहुत कम है, और उस धसे हुए भाग का घनत्व बहुत कम होने के कारण ही पर्वत के ऊपर का जो भारी पदार्थ है उसका घनत्व भी कम हो गया। तो 2 विकल्प उन्होंने दिए हमें यह सिद्धांत समझाने के लिए। बात समझ आई? तो इस प्रकार से उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? प्राट साहब ने। तो इस सिद्धांत की शुरुआत कहां से मानी जाती है? भारत से, और भारत में भी कहां से? हिमालय की भू सर्वेक्षण के समय से।
यहां तक की कहानी समझ आई ना। चलिए अब जरा हम देखते हैं कि प्राट साहब ने सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, जरा थोड़ा सा हम उसको विस्तार से समझेंगे। प्राट साहब ने तो भू संतुलन के संबंध में प्राट साहब का क्या मत रहा है, थर्ड बिंदु के रूप में हम इसे समझने वाले हैं। तो जरा आइए, प्राट महोदय ने हिमालय के भू सर्वेक्षण के समय उसके आकर्षण की असंगति का हल ढूंढने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो अभी तक इस असंगति को आप भली भांति समझ चुके हैं। तो कौन सी असंगति आ रही थी, है ना, अक्षांशों में जो डिफरेंस आ रहा था उनके अनुमान से या उनकी गणना से बहुत कम आ रहा था। ठीक है, तो इस असंगति का उन्होंने हल ढूंढने का बहुत ज्यादा प्रयास किया और हल ढूंढने पर ही उन्होंने दो विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। उसने हिमालय पर्वत की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पर्वत कम घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ है। क्या कहा कि हिमालय पर्वत जो बना हुआ, जिन पदार्थों से बना हुआ है, उन पदार्थों का घनत्व बहुत कम है। इस प्रकार उसने यह भी बताया कि पर्वतों का घनत्व पठारों से, जरा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने आगे बताया कि जो पर्वत है उनका घनत्व पठारों से और पठारों का घनत्व मैदानों से और मैदानों का घनत्व समुद्री तलों से कम होता है। थोड़ा सा ध्यान सुनना, तो उल्टा कर दोगे, इसमें गड़बड़ कर दोगे आप। जितना पदार्थ ऊंचा है उसका घनत्व कम होता जा रहा है। जैसे समुद्र तल है सबसे नीचा, उसका घनत्व ज्यादा है। समुद्र तल से ऊपर जाओगे तो मैदानी भाग मिलेगा, है ना, तो मैदानी भाग का जो घनत्व है वो समुद्र तल से कम है। तो उसके बाद में मैदानों से और ऊपर जाओगे तो क्या मिलेंगे आपको, पठार मिलेंगे। तो पठारों का घनत्व मैदानों से कम है, बात समझ आई। और पठारों से ऊपर जाओगे तो पहाड़ मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। इसीलिए कहा गया कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम है और मैदानों का घनत्व समुद्री तल से कम मापा गया है। इसके अलावा साथ ही प्राट साहब ने यह भी प्रतिपादित किया कि घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात है। और ये इस उल्टे अनुपात को हम यहां भली भांति समझ चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है घनत्व अपने आप कम होता जा रहा है। क्लियर है, ऊंचाई बढ़ रही है, घनत्व कम हो रहा है। तो ऊंचे स्तंभ में कम घनत्व और नीचे स्तंभ में अधिक घनत्व मापा गया है। उनके अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में ही होता है, बायोस्फीयर में या बेरिस्फीयर में नहीं। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, ये मेंटल का एक हिस्सा होता है। मतलब मेंटल मतलब पृथ्वी के सेंटर में जहां लावा भरा हुआ, मैग्मा भरा हुआ है ना, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो उसमें ये घनत्व वाले लपड़े नहीं होते हैं। ये घनत्व के लपड़े सिर्फ पृथ्वी के धरातल पर होते हैं, स्थल मंडल में होते हैं, याद रखिएगा। तो घनत्व के मामले या घनत्व की जो झंझट होती है ना, ये स्थल मंडल में होती है, बायोस्फीयर में नहीं होती, पृथ्वी के सेंटर में नहीं होती जहां मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राट साहब ने जो तेराब का नियम था कि सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है, कल वाले सेशन में डिस्कस किया था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, इस नियम को उन्होंने पूरी तरह से निरस्त कर दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पृथ्वी के विभिन्न जो उच्चावचन है, पृथ्वी पर जो विभिन्न उच्चावचन मतलब क्या हुआ, कहीं समुद्र तल है तो कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, पहाड़ है, पठार है। तो ये जमीन का उच्चावच है धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर। तो जो ये उच्चावचन है ये स्थिर है क्योंकि इनका घनत्व समान नहीं है, इनका घनत्व एक समान नहीं है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। संतुलन रेखा का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के धरातल और पृथ्वी के सेंटर मैग्मा के बीच में एक ऐसी रेखा है, मतलब एक ऐसे लाइन है जहां पर यह संतुलन बन जाता है इनका। क्योंकि यहां पर इनका ही कहना है कि पृथ्वी जिस प्रकार से जब आप एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डालोगे ना, तो बर्फ का 8वां भाग तक बर्फ में नीचे धंसा हुआ दिखता है, उसका सिर्फ एक भाग ही पानी के ऊपर नजर आता है आपको। तो बर्फ का हमेशा 8वां भाग पानी के नीचे होता है। उसी प्रकार से पहाड़ों का भी मैक्सिमम जो हिस्सा है ना, वो जमीन के अंदर धसा हुआ है, सिर्फ उसका एक छोटा सा भाग ही ऊपर हमको दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई जितनी दिखाई देती ना, उसकी कई गुना गहराई में वो धसा हुआ है, जो कि पृथ्वी के सेंटर तक संभवतः मैग्मा तक जाता है। तो मैग्मा तक जाने में जैसे ही नीचे गया तो यहां पर जो पदार्थ है वो हल्के हो गए। तो वहां पर जो एक रेखा है बीच की, वो इसको संतुलित किए हुए है। इसी कारण से पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियां हैं उन सब में संतुलन स्थापित है। यहां तक की कहानी समझ आई आप लोगों को? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अगर डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अलावा एक और सिद्धांत दिया गया था एरी साहब का। एरी साहब ने भी सिद्धांत दिया था, ये भी थोड़ा जबरदस्त सिद्धांत है।
क्योंकि इन्होंने इस सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। प्राट साहब के द्वारा दिए गए सिद्धांत को इन्होंने और व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया था, इसलिए सिद्धांत को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, 1859 में ही उसी वर्ष में एरी साहब ने क्या किया, प्राट की खोजों पर अपने विचार प्रकट किए। प्राट साहब ने जो विचार दिए, जो मत दिए थे, उन्हीं में थोड़े चेंजेस किए, उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हिम का 8 गुना भाग जल में डूबा रहता है, हिम मतलब कि बर्फ का 8 गुना भाग जल में डूबा रहता है और 1 भाग जल से बाहर रहता है, उसी प्रकार पर्वतों के जो मूल होते हैं, पर्वतों के मूल मतलब पर्वतों का मैक्सिमम हिस्सा वो लावा में धसे हुए हैं, अतः ऊंचे पर्वत धरातल पर टिके हुए नहीं है। अगर हम ये गलती से अगर ये सोच रहे हैं कि धरातल पर जो पर्वत है, पहाड़ है, वो पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो जो पर्वत है, वो पर्वत पृथ्वी पर नहीं टिके हुए हैं, बल्कि वो गहराई तक धसे हुए हैं, संभवतः लावा तक धसे हुए हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसको समझे तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऊंचे भूभागों के नीचे बहुत अधिक गहराई तक हल्के पदार्थ ही होते हैं। क्या कहा, बहुत की ऊंचे भूभागों के नीचे की अगर हम बात करें, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नीचे की बात करें ना, तो बहुत गहराई तक वो धसे हुए हैं, और जब गहराई में जाते हैं तो इनके पदार्थ बहुत हल्के हो जाते हैं, जिससे कम घनत्व वाले पर्वत मूल जो होते हैं ना, कम घनत्व वाले पर्वत मूल अधिक घनत्व वाले लावा में प्रविष्ट होकर उसके आकर्षण को घटा देते हैं। बात समझ आई? तो पर्वत का जो घनत्व था वो ज्यादा था, जब वो लावा में धसा, माफ कीजिए, पर्वत का जो घनत्व था वो कम था, वो लावा का घनत्व ज्यादा था। लावा में धसने से क्या हुआ, उसका आकर्षण कम हो गया, उसका आकर्षण घटने लगा। और इसी आधार पर एरी ने यह बताया कि शीर्ष रेखा का हिमालय की ओर आकर्षण गणना से इसलिए कम आ रहा है कि उन ऊंचे पर्वतों के नीचे के हल्के पदार्थों ने अधिक घनत्व वाले द्रव पदार्थों को हटा दिया है, जिससे आकर्षण में कमी आ गई है। जब पर्वत जमीन में, माफ कीजिएगा, लावा तक धसा, तो पर्वत के ऊपरी भाग के जो पदार्थ हैं वो तो भारी है, उनका घनत्व तो ज्यादा है, लेकिन पर्वत के जो निचले वाले हिस्से के जो घनत्व पदार्थ हैं उनका घनत्व कम है। उन कम घनत्व के कारण ही पूरे पर्वत के जो पदार्थ हैं उनका घनत्व कम हो जाता है। इसी कारण से उसके आकर्षण का जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आपकी गणना से या आपके अनुमान से भी कम आ रहे हैं। तो इस आधार पर एरी साहब ने प्राट साहब के सिद्धांत को और भली बातें समझाने का प्रयास किया है। एरी ने अपने सिद्धांत को समझाते हुए उदाहरण दिया। देखिए किस प्रकार से, भौतिक दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि पर्वतीय भाग तैरते रहते हैं। अब अगर हम इस सिद्धांत के अनुसार अगर ये कहें कि जो पर्वत है वो स्थिर नहीं है, तैर रहे हैं, तो जी हाँ, वो मेघमा में धसे हुए हैं, उनको आप एक तरह से कह सकते हो कि वो तैर रहे हैं। किस पर? मेघमा पर तैर रहे हैं। इस धारणा के अनुसार जो भाग अधिक ऊंचा है उसका अधिक भाग, और जो कम ऊंचे हैं उनका कम भाग अंत स्तर में डूबा हुआ है, मतलब कि मेघमा में डूबा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेघमा पर पहाड़ तैर रहे हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए एरी ने क्या किया, उन्होंने लोहे के विभिन्न अलग अलग आकार के टुकड़े लिए, लोहे के अलग अलग आकार के टुकड़े लिए और उनको पारे में डुबाया। अब इसको लकड़ी की जगह आप इसको लोहे के टुकड़े मान लीजिए, और इस कंटेनर में पानी की जगह इसको सोच लीजिए कि ये जो है पारा भरा हुआ है। तो इस पारे में लोहे को डुबाने पर क्या हुआ कि ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार संतुलन रखने के लिए भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते हुए उसी अनुपात में बाहर दिखाई देते रहे। इस तथ्य को उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों के आधार पर भी समझाने का प्रयास किया, लकड़ी के टुकड़ों को के आधार पर भी। तो अब उन्होंने किस इस प्रकार समझाया कि कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भरा, उन्होंने पानी भर करके अलग अलग आकार के, आप देख पा रहे हैं अलग अलग साइज के यहाँ लकड़ी के टुकड़े हैं, अलग अलग साइज के लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको एक साथ उन्होंने पानी में छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि हर एक लकड़ी के टुकड़े ने अपनी साइज के, अपने आकार के अनुसार पानी में डूब गया और अपने बाहर की आकृति बना ली। ठीक है, तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जिसकी ऊंचाई हमें ज्यादा लग रही है, जिस पहाड़ की, पर्वत की ऊंचाई ज्यादा लग रही है, वो नीचे भी बहुत ज्यादा धसा हुआ है, और जिसकी ऊंचाई बाहर कम है वो नीचे भी कम ही धसा हुआ है। बात समझ आई? तो ये अनुमान उन्होंने बर्फ से लगाया था कि बर्फ का जिस प्रकार से 8 गुना भाग नीचे डूबा हुआ रहता है, उसी प्रकार से पर्वत भी कहीं ना कहीं नीचे डूबे हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दो सिद्धांतों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है?
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सिद्धांत आपको कंप्लीटली व्यवहारिक रूप से समझ आया होगा। अगला सेशन जो हमारा इस सीरीज में होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाता है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, ज्योग्राफी वाला सेशन सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस में है तो ये कल वाला जो सेशन होने वाला, टॉपिक होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगनर साहब का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। ये मान लीजिए कि जियोग्राफी के प्राण है ये वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कल वाली सेशन में होगा। अच्छा, जाने से पहले आप लोगों को फिर से मैं रिमेंबर कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है और इसी की नोट्स की लिंक भी दी गई है। तो जो भी आपको चाहिए ना वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए ताकि आपको सभी सेशन पढ़ने को मिल जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।